हाय गाइस, मैं कुशल हूँ आईसर भोपाल से। और आज हम सिग्नल्स एंड सिस्टम्स कोर्स का मॉड्यूल 4.5 सीखेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि जो हमने फूरियर ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज सीखी है, उन प्रॉपर्टीज को यूज करके हम किस तरीके से फूरियर ट्रांसफॉर्म आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज है मॉड्यूल 4.5। फूरियर ट्रांसफॉर्म एग्जाम्पल 3। दो एग्जाम्पल हम पहले देख चुके हैं, तो आज हम ये तीसरा एग्जाम्पल देखेंगे। तो जब हम फूरियर ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज यूज करके किसी और कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालते हैं, तो उसका जो बेसिक अप्रोच होता है वो ये होता है कि जो हमारे जो नोन फूरियर ट्रांसफॉर्म रिलेशंस हैं, जैसे कि रेक्टेंगुलर पल्स के लिए हम जानते हैं कि फूरियर ट्रांसफॉर्म सिंक फंक्शन होता है। यूनिट स्टेप फंक्शन के लिए फूरियर ट्रांसफॉर्म इज 1/j प्लस समथिंग। फिर जो हमारे इस तरह के जो नॉन फूरियर ट्रांसफॉर्म रिलेशंस हैं, कोसाइन के लिए, साइन के लिए, फेजर्स के लिए, तो किसी भी एक गिवन प्रॉब्लम को हमें उन नॉन फंक्शंस में ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है। फिर उन नॉन फंक्शंस के फूरियर ट्रांसफॉर्म को यूज करके हम गिवन फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं। अभी हम एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें हमें सिग्नल दिया हुआ है इस तरह का t, this is some x of t, तो this is 1 2 3 4। तो ये जो फंक्शन है ये 1 से 4 तक डिफाइंड है। 1 से 2 तक इसकी जो वैल्यू है वो है 1। फिर 2 से 3 तक वो थोड़ा बढ़ के 1.5 तक चला जाता है। फिर 2 से 3 तक वो 1.5 तक रहता है। फिर वो 3 पे 1 पे आ जाता है और फिर 4 तक वो 1 पे रहता है और फिर 0 पे आ जाता है। 1 के पहले ये फंक्शन 0 है, 4 के बाद में भी ये फंक्शन 0 है। ये सिर्फ 1 और 4 के बीच में नॉन जीरो है। तो आप अगर इसे थोड़ा ध्यान से देखें तो आप ये देख सकते हैं कि इसमें दो रेक्टेंगुलर पल्स को ऐड करके इस फंक्शन को बनाया गया है। वो कौन से दो रेक्टेंगुलर पल्स हैं? पहला ऑब्वियसली 1 2 3 4। ऑब्वियसली आप देख सकते हैं कि जो पहला जो रेक्टेंगुलर पल्स है जो इसमें इनबिल्ट है वो है 1 से 4 तक एक रेक्टेंगुलर पल्स जिसकी वैल्यू है यूनिटी फ्रॉम 1 to 4। तो इस फंक्शन को हम डिनोट कर सकते हैं x1 ऑफ t। जो दूसरा फंक्शन है जो इसमें इनबिल्ट है वो है 2 से 3 तक और उसकी जो वैल्यू है वो है 0.5। तो ऑब्वियसली आप देख सकते हैं कि मैं अगर x1 ऑफ t और x2 ऑफ t को ऐड करूंगा तो हमारा x ऑफ t बन जाएगा। वो किस तरीके से कि 1 से 2 के बीच में x2 ऑफ t 0 है, तो 1 से 2 के बीच में x ऑफ t विल बी इक्वल टू x1 ऑफ t विच इज इक्वल टू यूनिटी। फिर 2 से 3 के बीच में x2 ऑफ t इज इक्वल टू हाफ, तो हाफ प्लस 1 विल बी 1.5 जो कि है हमारा x ऑफ t। फिर से 3 से 4 के बीच में हमारा x2 जो है वो 0 है, तो x ऑफ t विल बी इक्वल टू x1 ऑफ t। यानी कि हम लिख सकते हैं कि x ऑफ t इज इक्वल टू x1 ऑफ t प्लस x2 ऑफ t। अब यहाँ पे हमारे पास दो रेक्टेंगुलर पल्स आ गए हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा और हमें चेंज की ज़रूरत है, क्योंकि जो स्टैंडर्ड जो रेक्टेंगुलर पल्स है
जिसका फूरियर ट्रांसफॉर्म हमें पता है वो कुछ इस तरीके से है कि सपोज हम इसे r ऑफ t अगर हम डिनोट करते हैं तो ये डिफाइंड होता है फ्रॉम माइनस t1 से प्लस t1 और उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है 1, यानी कि जो स्टैंडर्ड रेक्टेंगुलर पल्स है वो माइनस t1 से t1 डिफाइंड है, यानी कि वो 0 के अराउंड सिमेट्रिक है। लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास दो रेक्टेंगुलर पल्स दिए हुए हैं वो 0 के अराउंड सिमेट्रिक नहीं है, वो किसी और पॉइंट के अराउंड सिमेट्रिक है विच इज इक्वल टू 2.5। तो अभी हमें इस रेक्टेंगुलर पल्स को 2.5 डिस्टेंस से शिफ्ट करना पड़ेगा ताकि हमारे पास जो x1 ऑफ t है और x2 ऑफ t है वो आ जाए, यानी कि जो x1 ऑफ t है that is equal to r of t minus 2.5 with t1। अब t1 भी हमें पता करना पड़ेगा क्योंकि जो r ऑफ t है उसमें माइनस t1 से प्लस t1 है, लेकिन x1 ऑफ t में 1 से लेके 4 तक है। तो अब हम अगर x1 ऑफ t को अगर 2.5 से अगर शिफ्ट करते हैं तो हमारा जो ये राइट साइड का जो पॉइंट है 4 वो हो जाएगा 4 माइनस 2.5 विच इज इक्वल टू 1.5, यानी कि x1 ऑफ t के लिए जो t1 है दैट इज इक्वल टू 1.5 और जो x2 ऑफ t है दैट इज इक्वल टू सेम r ऑफ t माइनस 2.5, लेकिन इसके लिए जो t1 है वो होगा हाफ, क्योंकि x2 ऑफ t का जो एक्सटेंट है वो है 2 से 3, तो 3 को हम जब 2.5 डिस्टेंस से शिफ्ट करेंगे तो उसका जो पॉइंट है वो हो जाएगा 3 माइनस 2.5 विच इज 0.5। पर यहाँ पे एक और चेंज है, वो चेंज ये है कि जो x2 है उसका जो हाइट है वो है 0.5 इंस्टेड ऑफ 1, तो उस वजह से हमें यहाँ पे भी एक 0.5 का फैक्टर चाहिए विच इज हाफ। तो अब हमने अपने ओरिजिनल सिग्नल x ऑफ t को दो रेक्टेंगुलर पल्सेस के फॉर्मेट में लिख दिया है। अब हम जो स्टैंडर्ड फूरियर ट्रांसफॉर्म है रेक्टेंगुलर पल्स का और जो फूरियर ट्रांसफॉर्म के कुछ प्रॉपर्टीज हैं उसको यूज करके इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? जो r ऑफ t जो फंक्शन हमने ड्रॉ किया है उसका जो फूरियर ट्रांसफॉर्म होता है वो होता है 2 साइन ऑफ ओमेगा t1 बाई ओमेगा। तो यानी कि हम अब उस फंक्शन को यूज करके इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं अलग अलग t1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके। लेकिन हमारे पास ये भी एक फंक्शन है कि ये r ऑफ t नहीं होके ये r ऑफ t माइनस 2.5 है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? उसके लिए हम फूरियर ट्रांसफॉर्म की एक और प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। हमें पता है कि अगर x ऑफ t का फूरियर ट्रांसफॉर्म अगर कैपिटल X ऑफ j ओमेगा है तो x ऑफ t माइनस t नॉट का फूरियर ट्रांसफॉर्म विल बी e पावर माइनस j ओमेगा t नॉट इंटू कैपिटल X ऑफ j ओमेगा। इस एक्सप्रेशन को यूज करके हम ये लिख सकते हैं कि कैपिटल x1 ऑफ j ओमेगा विल बी इक्वल टू e पावर माइनस j ओमेगा t नॉट। t नॉट यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है 2.5, सो दिस विल बी माइनस j 2.5 टाइम्स ओमेगा इंटू कैपिटल X ऑफ j ओमेगा विच इज इक्वल टू दिस विथ t1 इक्वल टू 1.5, यानी कि दिस इज 2 साइन ऑफ 1.5 ओमेगा डिवाइडेड बाई ओमेगा। तो ये आ गया x1 ऑफ j ओमेगा का एक्सप्रेशन। उसी तरीके से x2 ऑफ j ओमेगा क्या होगा? x2 ऑफ
जे ओमेगा विल बी इक्वल टू हाफ, यहाँ पे जो हाफ है वो आ जाएगा क्योंकि फोरियर ट्रांसफॉर्म इज अ लीनियर फंक्शन, हाफ इंटू अगेन ये फैक्टर e पावर माइनस जे ओमेगा टी नॉट, where t naught is equal to 0.5 e power minus j 2.5 omega into 2 sin of omega t1, यहाँ पे omega t1 is equal to 0.5, so 0.5 omega divided by omega। तो अब हमारे पास फूरियर ट्रांसफॉर्म की बेसिक प्रॉपर्टीज यूज करके x1 ऑफ जे ओमेगा और x2 ऑफ जे ओमेगा आ गया है। तो अब कैपिटल X ऑफ जे ओमेगा क्या होगा? कैपिटल X ऑफ जे ओमेगा will be simply be equal to capital X1 of j omega plus capital X2 of j omega। ये कहां से आया? ये आया फूरियर ट्रांसफॉर्म की लिनियरिटी प्रॉपर्टी को यूज करके। तो यहाँ पे हमने 3-4 अलग अलग कॉन्सेप्ट्स का यूज किया है। सबसे पहले तो हमने एक इस गिवन फंक्शन को दो रेक्टेंगुलर पल्सेस के माध्यम से रिप्रेजेंट किया है। फिर इन रेक्टेंगुलर पल्सेस को हमने स्टैंडर्ड रेक्टेंगुलर पल्स का एक्सप्रेशन यूज करके रिप्रेजेंट किया है। तो हमारे पास आया x1 इज इक्वल टू r ऑफ t माइनस 0.25 फॉर t1 इक्वल टू 1.5, x2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ रेक्टेंगुलर फंक्शन शिफ्टेड बाय 2.5 एट t1 इक्वल टू 0.5। फिर हमने शिफ्टेड फंक्शन का फॉर्मूला यूज किया है जो कि होता है कि अगर हम x को t0 से अगर शिफ्ट करते हैं तो उसका जो करस्पॉन्डिंग फूरियर ट्रांसफॉर्म है वो इस तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। और फाइनली फिर हमने लिनियरिटी प्रॉपर्टी यूज करके x1 और x2 का फूरियर ट्रांसफॉर्म को सम करके फाइनली हमने x का फूरियर ट्रांसफॉर्म निकाला है। तो ये एक बेसिक एग्जांपल जो कि आपको फूरियर ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज यूज करना बताता है। अगले मॉड्यूल में हम एक और एग्जांपल लेंगे जिससे इन प्रॉपर्टीज को यूज करके हम दूसरे केस के लिए फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालेंगे। थैंक यू।